जहाँ पर एक आदमी शीशियों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। वो हर गांव में जाता था और कमजोर गरीब लोगों को मार देता था। इसीलिए एक दिन एक पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ शीशियों को पकड़ने के लिए निकलते हैं। लेकिन जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो पुलिस ऑफिसर के सभी साथियों को शीशियों का एक खास आदमी मार देता है। तो वो पुलिस ऑफिसर अकेले ही आगे बढ़ के शीशियों की लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक रिचुअल चल रहा था। फिर वो पुलिस ऑफिसर शीशियों के पास जाता है। शीशियों उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, तुम काफी बहादुर हो, इसीलिए तुम गवर्नमेंट को छोड़कर मेरे साथ शामिल हो जाओ। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर इस बात के लिए मना कर देता है, जिस पर गुस्से में आकर शीशियों सभी पकड़े हुए पुलिस ऑफिसर्स को आग में फेंकने लगता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसी दौरान हम दूसरी जगह पर कैंचिन को देखते हैं, जो अभी भी कारों के डोजों में ही रह रहा था। वहीं पर दो और लोग भी रहते थे जो कैंचिन के दोस्त थे। एक दिन कैंचिन को मिनिस्टर अपने पास बुलवाता है। तब मिनिस्टर उसे बताता है कि शीशियों बहुत जल्द इस सिटी पर भी अटैक करने वाला है। और तब वो मिनिस्टर ये बताने लगता है कि शीशियों आखिर कौन है। वो बताते हैं कि असल में कुछ सालों पहले एक जंग हुई थी, जहाँ पर शीशियों गवर्नमेंट का साथ देते हुए लड़ रहा था। और ये लड़ाई जीतने के बाद शीशियों को पता चला कि वो कितना पावरफुल है, तो इसीलिए उसने गवर्नमेंट के साथ ही बगावत की। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उसे पकड़ लिया और उसे काफी मारने के बाद जलने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन उस दिन बर्फ काफी ज्यादा गिरी थी, इसीलिए वो बच गया। और बस तब से ही उसने अपनी एक आर्मी बनाई ताकि वो इस गवर्नमेंट को खत्म कर सके और बाद में वो जापान पर राज कर सके। अब यहाँ पर मिनिस्टर चाहते थे कि शीशियों को मारने के लिए कैंचिन उनकी हेल्प करे, क्योंकि कैंचिन भी कुछ टाइम पहले शीशियों की तरह ही एक काफी बहादुर वॉरियर था। वो इतना बहादुर था कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। लेकिन कैंचिन उनकी हेल्प करने से इनकार करके वहाँ से चला जाता है। अब कुछ टाइम बाद मिनिस्टर अपने गैरेज में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शीशियों का एक खास आदमी आ जाता है। वो मिनिस्टर का पीछा करता है और गैरेज में घुसकर उन्हें बताता है कि अगर तुम कैंचिन को लड़ने के लिए भेज रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि हम तो जापान पर राज करके ही रहेंगे। और ये कहकर वो मिनिस्टर को वहीं पर मार देता है। इसी दौरान कैंचिन को बार बार यही लग रहा था कि उसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो इसीलिए वो मिनिस्टर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उन्हें मिनिस्टर का कैरेज और उनकी डेड बॉडी मिलती है, जिन्हें शीशियों के खास आदमी ने मार दिया था। और तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और तभी शीशियों का वो खास आदमी वहाँ पर फिर से आ जाता है और वो कैंचिन को धमकी देता है कि बहुत जल्द तुम हमारा शिकार बनने वाले हो। तभी ये सुनकर कैंचिन समझ जाता है कि सब कुछ शीशियों ने ही करवाया है, यानी मिनिस्टर को शीशियों ने ही मारा है। लेकिन फिर भी कैंचिन मिनिस्टर के ऑफिस चला जाता है। इसके बाद कमांडर कैंचिन को उन पुलिस ऑफिसर्स को दिखाता है जिसे कल रात शीशियों ने मारा था। उन मरे हुए पुलिस ऑफिसर्स की फैमिलीज को रोता हुआ देखकर कैंचिन को काफी बुरा फील होता है। इसीलिए अब वो शीशियों को मारने का डिसीजन लेता है। इसीलिए वो उसके शहर कोटो जाने के लिए निकलता है। लेकिन घर पर जब कारो को इस बारे में पता चलता है तो वो कैंचिन को रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कैंचिन उसकी बात नहीं मानता और वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद शीशियों का एक आदमी कैंचिन के बारे में पूछता हुआ वहाँ पर आ जाता है और जब कैंचिन उसे नहीं मिलता तो वो कैंचिन के फ्रेंड्स को ही मारने लगता है। लेकिन मीगुमी वहाँ पर आकर उन्हें बचा लेती है। उधर दूसरी तरफ शीशियों को भी पता चल जाता है कि कैंचिन ने उसे मारने का डिसीजन ले लिया है। इसी दौरान कैंचिन एक जगह पर रुका हुआ था रात गुजारने के लिए, लेकिन तभी एक निंजा लड़की वहाँ पर आकर कैंचिन की तलवार चुराकर भागने लगती है। लेकिन कैंचिन को इस बारे में पता चल जाता है, तो इसीलिए वो उस निंजा लड़की से लड़कर अपनी तलवार वापस लेने लगता है। इनकी लड़ाई अभी चल ही रही थी कि तभी वहीं पर रहने वाला एक बच्चा वहाँ पर आता है। वो बच्चा रोते हुए उनसे हेल्प मांगता है कि प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए। तब कैंचिन और वो निंजा लड़की उस बच्चे के साथ साथ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उस बच्चे का भाई एक पुलिस ऑफिसर था, जिसे शीशियों का वो खास आदमी काफी बुरे तरीके से मारकर चला गया था। तब वो दोनों उस बच्चे के भाई के पास आते हैं। तब उस बच्चे का भाई उन दोनों से उनके गांव को बचाने के लिए कहता है। इसके बाद वो फौरन ही मर जाता है। फिर उस बच्चे के गांव जाने के लिए ये लोग उसके साथ निकलते हैं। फिर सुबह होते ही जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि उस बच्चे के पेरेंट्स को तो पहले ही मार दिया गया है और उनकी डेड बॉडीज को एक ट्री से लटका दिया है। साथ साथ पूरे गाँव को भी काफी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इतनी ही देर में वहाँ पर शीशियों के लोग आ जाते हैं और वो लोग कैंचिन पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर कैंचिन उनका मुकाबला करता है और अपनी कसम को जहन में रखते हुए उन्हें जिंदा ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर कैंचिन उस निंजा लड़की और बच्चे को बाकी लोगों को जलाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर गांव के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर इन लोगों को जला दिया तो शीशियों और ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और इनका थोड़ा बहुत बचा हुआ गाँव भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन तभी वहाँ पर शीशियों का वो खास आदमी आ जाता है और वो कैंचिन को इतने सारे लोगों को अकेले ही मारने के लिए अप्रिशिएट करता है। तब ये सुनकर वो गाँव वाले समझ जाते हैं कि कैंचिन कोई और नहीं
नहीं बल्कि वही किलर बातोशाही है जो कि अभी काफी बहादुर वॉरियर बन गया है। फिर शिशियो को वो खास आदमी केंजिन को कहता है कि तुम्हें शिशियो ने बुलाया है और अगर तुम नहीं आए तो वो गांव के सारे लोगों को मार देगा। तो इसीलिए केंजिन को जाना पड़ता है, जहाँ पर शिशियो केंजिन को बताता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी कमजोर लोग इस दुनिया में रहे और इसीलिए मैं सिर्फ कमजोर लोगों को ही तो मार रहा हूँ और इसके बाद मैं जापान पर कब्जा करके उसे एक पावरफुल कंट्री बनाऊंगा। लेकिन ये सुनते ही केंजिन उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन केंजिन की तलवार देखकर शिशियो अपने उस खास आदमी को उसके साथ लड़ने के लिए कहता है और खुद वो उसके शहर यूगो के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों की काफी फाइट होती है, लेकिन इस लड़ाई में केंजिन की तलवार टूट जाती है। तब ये देखकर शिशियो का वो खास आदमी उसे वहीं पर छोड़कर खुद शिशियो के पास चला जाता है। फिर वापस गाँव आकर केंजिन देखता है कि गाँव के लोग उस बच्चे को शिशियो के लोगों को मारने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तब वो बच्चा उनकी बात सुनकर उन लोगों को मारने ही वाला होता है कि तभी केंजिन वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है। फिर शिशियो देखता है कि उनकी जो पावरफुल तलवार थी केंजिन ने उसका बुरा हाल कर दिया है, इसीलिए वो उस आदमी के पास पहुँच जाता है जो वेपन्स बनाया करता था, तलवारें बनाया करता था। इसके बाद शिशियो अपने खास आदमी से अपने 10 तलवार बाजों को बुलाने के लिए कहता है और वो जापान के सबसे बड़े किलर्स थे, क्योंकि उनके आते ही शिशियो अपना प्लान स्टार्ट करने वाला था। फिर हम केंजिन के फ्रेंड को देखते हैं जो कि उसकी हेल्प करने के लिए जा रहा था, लेकिन वो इंजर्ड भी था क्योंकि उसकी चोटें अभी ठीक नहीं हुई थी, इसीलिए मेगुमे उसे कुछ मेडिसिन देती है। इसके बाद हम केंजिन को देखते हैं जो उस निंजा लड़की की तलवार बाजी से काफी खुश हुआ था। फिर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो निंजा लड़की केंजिन को एक ऐसी जगह पर लेकर आती है जहाँ पर वो रात गुजार सकते थे। तभी उस जगह के ऑनर को वो निंजा लड़की बताती है कि ये वही बातोशाही केंजिन है जो कि एक काफी बहादुर वॉरियर है और शिशियो इसे ढूंढ रहा है क्योंकि बहुत जल्द ये शिशियो को मारने वाला है। तब उस जगह का ऑनर केंजिन को बताता है कि असल में मैं भी एक निंजा हूँ, लेकिन नई गवर्नमेंट ने हमारे सारे काम को खत्म कर दिया, इसीलिए मैं अभी ये होटल चला रहा हूँ। और शिशियो का एक खास साथी भी है और वो भी पहले निंजा ही हुआ करता था, लेकिन वहाँ का किंग ये नहीं चाहता था कि निंजा भी वॉरियर्स के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़े, क्योंकि वॉरियर्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, उन्हें ऊपर रखा जाता था। इसीलिए जितने भी निंजा थे उन सबको गवर्नमेंट ने मारना शुरू कर दिया, जिससे वो शिशियो का साथी काफी गुस्सा हो गया और फिर देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने सारे निंजा मारे गए। तो तभी से शिशियो के उस साथी ने डिसाइड कर लिया कि वो सबसे बड़े वॉरियर यानी केंजिन को मार कर ही रहेगा, ताकि इस दुनिया को पता चल सके कि निंजा भी किसी वॉरियर से कम नहीं है। तब केंजिन उसे बताता है कि असल में मैं यहाँ पर शिशियो को ही मारने आया हूँ, क्योंकि वो लोगों को बिला वजह ही परेशान कर रहा है। तो वो निंजा इस लड़ाई में केंजिन की हेल्प करने के लिए कहता है। तब केंजिन उसे अपनी तलवार दिखाते हुए कहता है कि मेरी तलवार टूट गई है, तो इसीलिए वो निंजा उसे तलवार बनाने वाले एक आदमी को ढूंढने के लिए कहता है। उधर शिशियो के वो 10 वॉरियर्स यानी वो किलर्स पहुँच गए थे और उन्हें ये बात भी पता चल जाती है कि केंजिन इस सिटी में आ गया है और वो अपनी नई तलवार ढूंढ रहा है। तब यहाँ पर शिशियो समझ जाता है कि केंजिन अपनी तलवार लेने के लिए उसी के पास जाएगा जो यहाँ पर तलवार बनाने का काम करता था, लेकिन वो तलवार बनाने वाला आदमी तो ऑलरेडी मर चुका था। लेकिन केंजिन तो उस आदमी के बेटे के पास जाता है और उसे तलवार बनाने के लिए कहता है, लेकिन उस आदमी ने तो अब तलवार बनाने का काम छोड़ दिया था, तो इसीलिए केंजिन वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस तलवार बनाने वाले को पता चलता है कि उसके बेटे को शिशियो के एक वॉरियर ने किडनैप कर लिया है, तो इसीलिए वो तलवार बनाने वाला आदमी केंजिन के पास जाकर उसे हेल्प मांगता है। इसके बाद केंजिन शिशियो के उस वॉरियर के पास जाता है जिसने उस तलवार वाले आदमी के बेटे को किडनैप किया था, ताकि वो उस बच्चे को बचा सके। लेकिन शिशियो का वो वॉरियर नहीं मानता, इसीलिए उन दोनों की फाइट होने लगती है, लेकिन तलवार ना होने की वजह से केंजिन हारने लगता है। तभी ये देखकर वो तलवार बनाने वाला आदमी आखिरी वॉरियर्स की तलवार लेकर केंजिन को वो तलवार देने जाता है और वो तलवार केंजिन को मिल जाती है, जिसकी वजह से वो उनकी जबरदस्त फाइट होने लगती है। लेकिन उस तलवार की वजह से केंजिन शिशियो के वॉरियर को मार देता है। लेकिन केंजिन जब तलवार देखता है तो उसे पता चलता है कि ये बैक ब्लेड तलवार है, जिसकी वजह से शिशियो का वो वॉरियर बच गया। लेकिन उनकी लड़ाई के दौरान पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और वो शिशियो के उस वॉरियर को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब तलवार बनाने वाले आदमी को उसका बेटा भी वापस मिल जाता है। दूसरी तरफ केंजिन के फ्रेंड्स भी इस शहर में पहुँच गए थे। इसके बाद केंजिन देखता है कि उसकी तलवार पर कुछ लिखा हुआ है। तब इस बारे में वो तलवार बनाने वाला उसे बताता है कि ये वॉरियर्स की असली वाली तलवार है, यानी बैक ब्लेड सॉर्ड।
इसके बाद शिशियो हमले की तैयारी करता है। तब ये बात पुलिस स्टेशन में रहने वाले शिशियो के स्वॉयर तक पहुंच जाती है। इसीलिए वो पुलिस को बताता है कि कल ये पूरा शहर जल जाएगा। अब ये बात उस होटल के मालिक यानी निंजा को भी पता चल जाती है। इसीलिए वो पूरा शहर खाली करवाने लगता है। सारे पुलिस ऑफिसर्स, वॉरियर्स और निंजा इस फाइट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तब कारू और केंशिन का फ्रेंड भी इस फाइट में लड़ने का फैसला करते हैं। उधर शिशियो अपने साथियों को कह रहा होता है कि इस पूरे शहर को जला दिया जाए। रात को अचानक से आसमान में फायर क्रैकर्स जलने लगते हैं और वही शिशियो के लोग उस पूरे शहर को जलाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर पुलिस उन पर फायरिंग करने लगती है और वहाँ पर बिल्कुल एक जंग का मैदान बन जाता है। यहाँ पर केंशिन एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है और वो दोनों बहादुरी से दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। इसके बाद निंजा अपने होटल में था जहाँ पर शिशियो का एक आदमी भी आ जाता है और यहाँ पर उन दोनों की फाइट होने लगती है। इतनी ही देर में वहाँ पर वो निंजा लड़की भी आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि शिशियो के आदमी ने निंजा को मार दिया है। उधर लड़ाई के मैदान में केंशिन दूर से शिशियो को देखता है और तब वो उसका पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर शिशियो के ही बेस जैसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो सब केंशिन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन केंशिन और उसके दोस्त इस लड़ाई में जीतने लगते हैं और वो आसानी से शिशियो और उसके लोगों को हरा देते हैं। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर और केंशिन को कुछ तो गड़बड़ लगती है क्योंकि उन्हें काफी आसानी से जीत मिली थी इसलिए। और अगर शिशियो वाकई इस शहर को जलाना चाहता है तो वो यहाँ पर अपने उन 10 वॉरियर्स को भी लाता, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। यानी ये केंशिन को वहाँ पर रखने का एक ट्रैप था। इसी दौरान हम देखते हैं कि केंशिन की फ्रेंड कारू को शिशियो का वो खास आदमी पकड़ कर ले जाता है। तभी केंशिन को पता चलता है कि शिशियो का ये अटैक तो बस शुरुआत है अभी और उसका अगला टारगेट टोक्यो होगा और अब शिशियो के साथी टोक्यो को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल रहे होंगे। अब वहाँ शिशियो ने भी अपने अगले प्लान के मुताबिक टोक्यो को बम से उड़ाकर पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया था। अब यहाँ पर केंशिन शिशियो को मारने के लिए निकल जाता है जहाँ पर रास्ते में केंशिन शिशियो के खास आदमी को भी देख लेता है जो कि कारू को अपने साथ ले जा रहा था और तब वो शिशियो के उस आदमी का पीछा करते हुए उनके शिप तक पहुँच जाता है। यहाँ पर शिशियो कारू को बांधकर उसे केंशिन के सामने लाता है और अब वो केंशिन को उसके साथ लड़ने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन यहाँ पर केंशिन को अपनी फ्रेंड कारू को बचाना था तो इसीलिए केंशिन फाइट के लिए इनकार कर देता है। इसीलिए शिशियो और उसके वो 10 वॉरियर्स यानी वो किलर्स आगे आते हैं और वो केंशिन के साथ लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर उनकी काफी फाइट होने लगती है। उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि रुक ही नहीं रही थी, लेकिन इसी बीच शिशियो के लोग कारू को समंदर में फेंक देते हैं। तब ये देखकर केंशिन उनसे लड़ाई रोक देता है और वो कारू को बचाने के लिए समंदर में जाता है, लेकिन इतने तूफान में वो उसे नहीं मिलती। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी बेहोश केंशिन को अपने कंधे पर डालकर कहीं ले